दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईडी की कार्रवाई को लेकर भी तमाम तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक नया दौर देश की राजनीति में चल रहा है। कई वर्षों से लगातार ईडी की जो कार्रवाई है उसको लेकर विपक्षी दल सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वह जानबूझकर विपक्षी नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं और जानबूझकर उन्हें परेशान करने के लिए ईडी कार्रवाई हो रही है। वहीं ईडी लगातार जो सी कार्रवाइयां वह भी विपक्षी नेताओं को पर ज्यादा दिखाई देती हैं होती हुई। इसलिए यह आरोप लगातार विपक्षी दल सरकार पर लगा रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई कर वह एक राजनीतिक प्रतिशोध की अपनी जो भावना है उसको प्रदर्शित कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है इन आरोप प्रत्यारोप के विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बीच चल रहा है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हमारी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। उनका परिचय मैं आप सबसे करा देता हूँ। हमारे श्रवण गर्ग जी जुड़े हुए हैं इस समय इस चर्चा में और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता जगत के ऐसे सशक्त हस्ताक्षर हैं जिनकी ख्याति देश के साथ विदेशों में स्थापित है। और जो नवोदित पत्रकार हैं उनसे काफी कुछ सीखते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और अपनी पत्रकारिता जगत में अपना कैरियर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो समझ लीजिए जैसे एक की कार्रवाई है उसको लेकर अंदेशा है कि हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जल्दी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। ये लगातार एक चर्चाओं में है। हालांकि क्या सच है क्या झूठ है वो तो ईडी और इन ये दो जो मुख्यमंत्री हैं इन दोनों के बीच की पता है कि क्या हो सकता है इनके साथ। आपको क्या लगता है कि आखिरकार ऐसी जो ईडी कार्रवाई है उसको लेकर क्यों इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं? नहीं, क्या सवाल उठ रहे हैं? मतलब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ये एक सवाल उठ रहा है, पर जी जी जी। निश्चित रूप से कोई इसमें तथ्य तो है ना। जैसे अरविंद केजरीवाल है, उनके खिलाफ जिस जिस मामले में कार्रवाई की जा रही है उस मामले में उनके उप मुख्यमंत्री जेल में हैं इस समय। मनीष सिसोदिया जेल में है और संजय सिंह भी जेल में है इस समय। तो कुछ आरोप तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये कोर्ट में मामला पेश हुआ था और कोर्ट ने ये कहा था कि भाई ये जो पैसा है अगर पार्टी में गया है या पार्टी के लिए लिया गया है तो फिर पार्टी का जो प्रमुख है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उसके बाद फिर ईडी ने इनको केजरीवाल को भी वो बनाया, अभियुक्त बनाया पूरे मामले में पूछताछ के लिए। अब ये जो सोरेन का मामला ये काफी पुराना है, ये भी कोई नया नहीं है। उसमें जो पिछले राज्यपाल थे उन्होंने जांच वांच की है, पूरी रिपोर्ट दी है। अब मामला ये है कि सरकार की नीयत क्या है। दो चीजें हैं, एक तो अपराध, तो ये अपराध अपनी जगह कायम है, उसमें इन लोगों को उसका मुकाबला करना चाहिए। अगर ये अपराध सही है गलत है तो अदालतों में उसका मुकाबला करना चाहिए। पर यहाँ मुद्दा अपराधों का नहीं है और सरकार की नीयत का है और एजेंसियों के दुरुपयोग का है। तो जो लोगों में चिंता है या मोटे तौर पर ये पूरी कार्रवाई का विरोध हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो सरकार है वो एक एक करके सभी अपने विपक्षियों को के खिलाफ कुछ ना कोई आरोप बनाकर कार्रवाई करना चाहती, पहली चीज ही। दूसरी चीज ये है कि सरकार ईडी का इस्तेमाल अपने खुद के लोगों के खिलाफ नहीं करना चाहती। मतलब इतने बड़े बड़े उनके पार्टी से जुड़े दलों, एनडीए के लोगों और तमाम लोगों के खिलाफ बड़े बड़े आरोप हैं, तो ईडी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। तो इसमें जो संदेह होता है वो ये होता है कि ईडी की जो कार्रवाई है वो एक तरफा है या सीबीआई की कार्रवाई एक तरफा है। मतलब वो
इनकी रुचि अपराधों के खिलाफ कार्रवाई में नहीं है, विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई में है। तो इसलिए जब तक, और ये जो विरोधी है ये देश में जिस तरह की मांग कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप जो राजनीतिक हितों के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, और सरकार राजनीतिक हितों के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, सभी जगह कर रही है, पूरे देश में कर रही है। तमिलनाडु में भी किया, महाराष्ट्र में भी किया, शरद पवार के लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई, शिवसेना के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जो लोग सरकार के साथ हैं, चाहे छगन भुजबल हो या राणे हो या और तमाम लोग हो जिनके बारे में तमाम तरह के आरोप लगते रहे, कई हैं ऐसे। मतलब आपको जैसे बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भी मिल जाएंगे जिनके खिलाफ बहुत बड़े मामले हैं, या आरोप तो इनके खिलाफ भी है, हेमंत विश्वास शर्मा के खिलाफ भी है। आप ये जो भेदभावपूर्ण कार्रवाई है ईडी की, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी या एजेंसियां ईडी या सीबीआई निष्पक्षता से मामलों की जांच करें, मुकदमे चलाए, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के भी काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़े। ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं आप, तो हालांकि उनका मामला ईडी से संबंधित नहीं। सवाल ये है कि आप जिस तरह की कार्रवाई करते हैं, जैसे विधुड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अडानी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और महुआ मोहित्रा को के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये मांग इसलिए ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जाना चाहिए कि ये बदले की भावना से की जा रही कार्रवाइयां हैं, और चुनाव के ठीक पहले, मतलब लोकसभा चुनाव के पहले सरकार और भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो ऐसा नहीं है ये केवल अरविंद केजरीवाल नहीं है और सोरेन नहीं है, और भी लोगों के खिलाफ। पर इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि लोगों में जो संदेश जाएगा या जा रहा है वो संदेश ये है कि सरकार से लोग नाराज होंगे। मतलब अभी सरकार के प्रति सहानुभूति कम होगी इसके कारण। इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि झारखंड में बीजेपी के खिलाफ माहौल बनेगा, क्योंकि जो उनकी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है वहां, और तमाम विपक्षी दल इसको मुद्दा बनाएंगे। तो झारखंड में तो तैयार हैं, जैसे उन्होंने अगर जबरदस्ती गिरफ्तारी भी की जाती है तो वो हेमंत सोरेन की पत्नी मुख्यमंत्री बन जाएंगी, और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो उनकी भी तैयारी है कि कैसे सरकार चलेगी उनकी अनुपस्थिति में। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे कि आपने ये चुनाव, आप मतलब इंतजार कर रहे थे कि चुनाव के पहले ये काम करना है, तो ये इसलिए कर रहे हैं, ऐसा दिखता है कि सरकार डरी हुई है अपनी जीत के प्रति, और वो ये बताना चाहती है कि ये बेईमान लोग हैं, इनको आप चुनेंगे तो देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मतलब इनकी छवि धूमिल हो जाएगी। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का मामला उठाया गया जी। और उसको चुनावी मुद्दा बनाया गया भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ।
आप ये पूछिए कि भाई चुनाव हो गए, आपकी पार्टी जीत गई, अब क्या हुआ, उसका बाधे हुए गायब हो गए। तो लोगों के समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है उसमें, मतलब ये हेमंत सोरेन को और अरविंद केजरीवाल को बचाने की बात नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जिस तरीके से आप कार्रवाई कर रहे हैं, उस कार्रवाई में विपक्ष के खिलाफ एक तरफा विपक्ष को कमजोर करने की या चुनाव के पहले उसका लाभ लेने की नीयत नजर आती है, पहली चीज। और एजेंसियों की निष्पक्षता स्थापित नहीं होती। ऐसा लगता है कि एजेंसियां चुन चुन करके विरोधियों को अपने निशाने पर ले रही है। अब इसका विपरीत परिणाम भी निकल सकता है, जो हो सकता है कि उसका लाभ बीजेपी को नहीं मिले, ऐसा मेरा मानना है। तो ये आपका जो मूल सवाल है, वो उसका उत्तर यही हो सकता है कि ये एजेंसियों की कार्रवाई के प्रति किसी की आपत्ति क्यों होना चाहिए। अगर किसी ने अपराध किया है जी जी। तो क्यों आपत्ति हो, पर आप एक अपराधी को छोड़ रहे हैं, दूसरे को पकड़ रहे हैं, और जिस ढंग से कार्रवाई कर रहे हैं उसमें हमको ये नजर आता है, देश को नजर आता है, ये बड़े बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं और विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। अब अपने पार्टी से जुड़े लोगों के खिलाफ किसी भी क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं। मतलब इतने लोग देश के बाहर चले गए, देश छोड़ के लाखों करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति लूट कर चले गए, आपने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज भी नहीं लगता है लोगों को कि आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की हो। नीरव मोदी को ले आए हों और मेहुल चोकसी को ले आए हों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई लगता ही नहीं है। या गुजरात के इतने बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ रहे हैं, किसी भी मामले में कोई लगता ही नहीं कि आपने एजेंसियों का उपयोग करके उनके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए लोगों में संदेश ये जाता है, और कोई कारण नहीं। जैसा आपने कहा कि जो संदेश जाता है लोगों में कहीं न कहीं ये विचार भी स्थापित हो रहा है कि विपक्षी दल को ज़्यादा निशाने पे लिया जा रहा है। लेकिन अगर सरकार को अपनी राजनीतिक साख का संकट दिखाई नहीं देता, इसमें जो राजनीतिक साख पे उनकी विश्वसनीयता में जो प्रश्न चिन्ह लगता है इस तरह की कार्रवाई से, वो उसको लेकर चिंतित नहीं दिखाई देती क्या? नहीं, सरकार चिंतित है, इसीलिए तो ये कार्रवाई कर रही है। सरकार दो तीन तरह की कार्रवाई कर रही है। एक तो विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, दूसरा राम मंदिर का आप देख रहे हैं जो चल रहा है। तो विपक्ष को कमजोर करने के लिए भी कर रही है, अपनी खुद की ताकत बढ़ाने के लिए भी कर रही है, और सरकार सोच समझ के कर रही है कि उसको किसके खिलाफ कार्रवाई करने से ज्यादा फायदा होगा या कम नुकसान होगा। ऐसा बोलिए, कम नुकसान होगा। कि मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करने से दिल्ली में कम नुकसान होगा या पंजाब में कम नुकसान। पंजाब में नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में अरविंद केजरीवाल नहीं है। सोरेन के खिलाफ कार्रवाई करने से झारखंड में कम नुकसान होगा, इसलिए कर रहे हैं। पर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने से देशव्यापी असर हो सकता है, तो अभी नहीं कर रहे हैं, करेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा को जी, उनके हस्बैंड के साथ किसी मामले में, जमीन के मामले में, जी, उनको जी। भी, उनका भी नाम आया है। तो अब अगर कार्रवाई होगी तो उसका असर होगा। नाम आना अलग चीज, कार्रवाई होती है नहीं होती है, कैसे होती है। तो सरकार को साख का पता है, पर ये भी सरकार
सोच समझ के करती है कि किसके खिलाफ पहले करना चाहिए। मतलब ममता बनर्जी के इतने मंत्री पकड़ लिए गए, जेल में डाल दिए गए, पर अभिषेक बनर्जी को अगर पकड़ते हैं बंगाल में या ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो बड़ी घटना हो जाएगी बंगाल में। और वो हो सकता है कि वो बंगाल में सारी सीटें हार जाए भारतीय जनता पार्टी। तो इसलिए ऐसा नहीं है, सरकार को पता है, साख का भी पता है, नुकसान का भी पता है, पर वो सोच समझ के कर रहे हैं, ऐसा है। जी जी। अच्छा, इसमें जैसे इंडिया गठबंधन जो अलायंस पार्टनर है, उसमें कई सारे जो अलायंस पार्टनर है, उन पे जैसे ईडी की कार्रवाई लगातार कहीं न कहीं सम्मन के द्वारा या दूसरे तरीके से पूछताछ के द्वारा लगातार हो रही है। ऐसे में हम देखते हैं कि इंडिया गठबंधन अलायंस पार्टनर है, उन सबकी आवाज़ एक साथ नहीं आती है इस विषय को लेकर। सब अपने-अपने विषय को उठाते हैं। तो ये भी तो विपक्ष की जो आपस में एकजुटता शो होनी चाहिए, उसमें भी कहीं न कहीं एक कमी है अभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनका तरीका, मतलब विपक्ष को क्या करना चाहिए, कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई मत करिए, ऐसा तो विपक्ष नहीं कहेगा ना। अगर दिल्ली की शराब नीति को लेकर मनोज सिसोदिया ऑलरेडी जेल में है और संजय सिंह भी उसी प्रकरण में है, और उसी प्रकरण में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी कार्रवाई अगर हो रही है, तो विपक्ष क्या करेगा इसमें? विपक्ष का कोई लेना देना नहीं है, विपक्ष का कोई मतलब नहीं है ना इसमें, विपक्ष क्या कर सकता है? ये पॉलिटिकल मामला थोड़ी है कि विपक्ष को खड़े होना चाहिए। जैसे राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया नेशनल हेराल्ड मामले में, तो क्या करना चाहिए विपक्ष को? कुछ नहीं किया विपक्ष ने उस समय, किसी ने आवाज भी नहीं उठाई, किसी ने बयान भी नहीं दिया। जी। ऐसा नहीं होता, विपक्ष का कोई मामला नहीं है ये, इसलिए इसको विपक्ष से नहीं जोड़ना चाहिए अपने को। हाँ, इसका कोई लेना देना नहीं है विपक्ष से। जी, जी, जी। विपक्ष करेगा तो अब अगर जगन रेड्डी के खिलाफ इतने आरोप है, क्यों नहीं कार्रवाई करते आंध्र में? या इतने आरोप लगाए केसीआर के खिलाफ तेलंगाना, इन्होंने चुनाव के समय पब्लिकली लगाए ना, परिवार लूट रहा है परिवार के खिलाफ, और इतने अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए, लगा लिए। अब कार्रवाई कीजिए ना, अब क्यों नहीं कर रहे? नहीं, जी, जी, जी। नहीं करेंगे। ये बड़ा एक सिलेक्टिव अप्रोच है कि जिसमें चुन चुन के मारना, चुन चुन के कमजोर करना। और चुन चुन के कमजोर करने का एक मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल पर दबाव डाला जाए कि भाई आप इंडिया गठबंधन छोड़िए, और सोरेन पर दबाव डाला जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चे को इंडिया गठबंधन से अलग कीजिए। अलग हो जाना चाहिए। तो दिल्ली की 7 सीटें हैं, पंजाब की 13 सीटें, 20 सीटें हैं, या वहां की 14 सीटें हैं मान लीजिए झारखंड की, मेरे ख्याल से 14 ही हैं सीटें। तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ, सही बात है जी, राजनीतिक गुणा भाग का खेल है सारा जो लगता है। हाँ, सारा जी, जी, सारा जी। गुणा भाग राजनीति का है, इसलिए अभी एक एक सीट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल चला गया 4 सीटें चली गई, तेलंगाना चला गया 4 सीटें खतरे में, चारों हैं अभी बीजेपी के पास, हिमाचल की और तेलंगाना की, 8 सीटें ये होगी। कर्नाटक में 28 सीटें, 25 हैं अभी
बीजेपी के पास। पर तेलंगाना में, कर्नाटक में और हिमाचल में तब बीजेपी की सरकारें थी, अब नहीं है। सब तो एक एक सीट इंपॉर्टेंट हो गई है ना अभी, कि नहीं हुई है? बिल्कुल ठीक बात है, ठीक बात। इसलिए ये जो चल रहा है ईडी का, ये चुनाव तक चलेगा, 2024 तक चलेगा। एक बार बीजेपी ताकत सत्ता में वापस आ जाए या कुछ फैसला इस तरह का हो जाए कि बीजेपी कमजोर हो गई है चुनाव में, तो फिर आप पाएंगे कि सब कुछ बदल गया। ये पूरा टेम्पररी है मामला, चुनाव तक सीमित है। चुनाव के बाद सारी चीजें बदल जाएंगी। जी जी। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ में सरकार आ गई तो सरकार ने कोई वहां ये घोषणा नहीं की कि भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आरोपों की जांच बैठा दी हो। इतने आरोप लगाए गए गहलोत सरकार के खिलाफ राजस्थान चुनाव के प्रचार के दौरान। कई आरोप थे जिसमें रिक्रूटमेंट को लेकर, पेपर लीक को लेकर, नियुक्तियों को लेकर। अब जांच क्यों नहीं हो रही है? होना चाहिए ना जांच, नहीं? ईडी की जांच होना चाहिए। तो इसका जो बेसिक है वो ये है कि ये बड़ा बड़ा कैलकुलेटेड है कि किस समय किसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और क्या फायदा मिलेगा या क्या नुकसान, कितना नुकसान होगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि राजनीतिक जो हित हैं उसके अनुसार ही, या राजनीतिक गुणा भाग हैं, कौन सा चीज समीकरण क्या फिट बैठता है, उसके अनुसार ही सब चीजें तय हो रही हैं। और अंतिम प्रश्न कार्यक्रम के अंत में आते हैं, और जैसे कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आता है सेबी को लेकर, अडानी की उसको लेकर, उसको आप किस तरह से परिभाषित करते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब इसमें तो न्यायालय ने तो क्लीन चिट दे दी है उनको, अडानी को। अब इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। मतलब इसमें दो चीजें हैं कि सेबी जांच करे, उसमें पूरा भरोसा है, और किसी जांच की जरूरत नहीं, ये भी है। दूसरा ये कि जो सेबी का गठन है या सेबी में जिस तरह के लोग नियुक्त किए जाते हैं, यह सेबी का पूरा स्ट्रक्चर है, वही संदेहास्पद है। तो आप अगर सुप्रीम कोर्ट, सेबी को लेकर इतने आरोप लगते रहे हैं, कई आरोप लगे हैं, तो एक जांच तो सेबी के खिलाफ भी हो सकती है कि ये सेबी, मतलब सेबी, आपने क्या किया? अडानी को नहीं बचाया, आपने सेबी को बचाया कि भाई सेबी इतनी सक्षम है कि वो उसकी जो जांच है या वो है उस पर, उसमें हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही है। अब इसका मैसेज जो गया है पूरी जगह, वो ये गया है कि भाई जो अडानी है वो सबसे पावरफुल आदमी है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले से जनता की नजरों में उसकी ताकत थोड़ी कम नजर आती है। जनता उसको ये मानती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नजरिया है वो थोड़ा सा अलग किस्म का हो सकता था, और वो किसी तरह का ऐसा प्रोविजन कर सकती थी जिससे अडानी नहीं, कोई भी उद्योगपति हो, वो इस तरह से मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। आपने पूरी की पूरी, एक रिपोर्ट थी हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसको लेकर दुनिया भर में तहलका मचा। अडानी तो उसमें एक हिस्सा थे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, वो तो कई चीजों को लेकर है हिंडनबर्ग। और काफी मेहनत के बाद, काफी चीजों के बाद वो तैयार की गई थी रिपोर्ट।
आपने सभी चीजों को उससे क्या हुआ, खारिज कर दिया। तो इसका असर ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हमारी न्यायपालिका को लेकर चर्चा करने का मौका मिल गया, और हमारे आगे पूरे ढांचे को लेकर, ढांचे या वित्तीय संस्थानों, वित्तीय एजेंसियों, न्यायपालिका पर को जिस तरह के दबावों का सामना करना पड़ता है वो एक्सपोज हुआ। और एक ये चीज है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कोई अदालत है नहीं देश में, तो अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद तो जनता की अदालत है। जी जी तो अब जनता की अदालत में फैसला तो जो होगा वो होगा। जी जी बिल्कुल ये ठीक कहा जो आपने, जनता की अदालत में। जी 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 हाँ, ये पूरा जो जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये विपक्ष इससे कमजोर हो जाएगा। विपक्ष पूरी सुप्रीम जो जेपीसी की मांग थी हिंडनबर्ग को लेकर, इतने दिन पार्लियामेंट ठप रही, महुआ मोइत्रा इतने सवाल करती रही, और तमाम सांसद, वो सब खत्म हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया। इससे एक जो हमारी संसदीय प्रजातंत्र में जो सवाल पूछने की और सरकार को जवाबदेही बनाने की जो पूरी गारंटी थी वो खत्म हो गई है। अब ये हो गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद मंदिर, बाबरी ढांचे का गिरना जायज हो गया और मंदिर जायज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अदानी को लेकर अब आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार कहेगी ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो आप अब अदानी के किसी आगे के कृत्य को लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। जा सकते हैं तो पता नहीं क्या होगा, पर एक प्रेसिडेंस तो बन गया कि भाई इतने बड़े मामले में भी अगर अडानी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बनती है तो फिर अब और किस उसमें बनेगी, जबकि इतनी चीजें उसके हिंडनबर्ग के बाद सामने आई, इतनी चीजें उठाई गई, तो सब रफा दफा हो गया। एक भी चीज पर, एक भी काउंट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा नहीं इस मामले में तो जांच होनी चाहिए, वो भी नहीं है। अब ये जरूर है कि उन्होंने सेबी को कहा कि आप इसको पूरा करिए, रिपोर्ट जांच को, टाइम बाउंड। अब वो कब पूरा करते हैं, क्या करते हैं, उसमें क्या निकल के आता है, ये अब देखने की बात है। तो अब हमको सेबी पर भरोसा करना चाहिए कि भाई सेबी, जैसे इलेक्शन कमीशन पर अब भरोसा करना चाहिए। हालांकि इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से इन्होंने अलग किस्म का बना दिया है, नियुक्ति के मामले में और चीजों के मामले में, चुनाव के, वैसे सेबी को बना दिया है। तो अब तो हमको कुछ नहीं करना है, अब तो जो करना है इन्हीं लोगों को करना है, ऐसा है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब तो जो एजेंसियां हैं उन्हें करना है जो करना है, और हाँ जनता की अदालत में आने वाले समय में सभी पार्टियां जाएंगी और अपना अपना पक्ष वहां रखेंगे। किस कौन सी, अब जनता पर निर्भर है कि किसके पक्ष में वह अपना समर्थन व्यक्त करती है। इन्हीं जी शब्दों जी से आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और जिस तरह से आपने पूरे विषय को बड़ा सार्थकता प्रदान की, बड़ी सार्थकता प्रदान की, मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी और उन्हें काफी सारी चीजें भी स्पष्ट रूप से उन्हें समझ में आएंगी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे वैसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब चैनल बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।